Bismillahirrahmanirrahim. As all of you know, my name is Dr. Danial and I am the head of Department of Biology over here. And हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक टेकअप किया था वो प्रोटीन्स है. प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द सेल. सेकेंड पॉइंट इसमें क्या था कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जो बने में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से. मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे अमाइनो एसिड्स को लिंक करने वाला जो स्ट्रक्चर है पेप्टाइड बॉन्ड, उससे दोबारा शुरू करूँगा इसको. ठीक हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड. अब ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? जो अमाइनो एसिड्स को आपस में लिंक अप करता है, वो है पेप्टाइड बॉन्ड. अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बेटे किस फॉर्म में अरेंज और किस अंदाज में सारा मामला इसका चल रहा है वो ज़रा देखते हैं. देखें, ये आपके पास था. रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे अब इसको एक दफ़ा फिर गो थ्रू कर लें. ये देखें, यहाँ पे मैंने आर की जगह हाइड्रोजन पुट किया तो ये क्या हो गया? ग्लाइसिन. ठीक हो गया. सबसे पहले तो इसको क्लियर करें. अब ये मिल किसके साथ रहा है? एलानीन के साथ. तो जब ग्लाइसिन, ये एलानीन इस तरह के आर की जगह मैंने पुट कर दिया क्या? CH3 मिथाइल ग्रुप. तो जब मैंने इन दोनों को यहाँ पे एडअप कर दिया है तो रिमूवल क्या होगा? एक हाइड्रोजन ये और ये क्या यहाँ से बाहर -H2O. रिएक्शन हो गया डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. ठीक हो गया. और ये जो आपके पास बना है वाटर के रिमूवल की वजह से, उसको भी देख लें. ये आपके पास है बेटे पेप्टाइड बॉन्ड. और ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना है इसका नाम नोट कर लें, ग्लाइकाइल एलानीन. ये दो अमाइनो एसिड्स को लिंक कर रहा है आपस में. आप ज़रा गौर करें. अगली बात जो आपको बताने वाली वो ये है कि देखें, इधर से ये फ्री है, इधर से ये COOH फ्री है. ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ पे मज़ीद भी अमाइनो एसिड्स अटैच हो सकते हैं और एक लॉन्ग सीरीज़ ऑफ चेन जो है यहाँ पे बन भी सकती है और एग्जिस्ट भी कर सकती है. सबसे पहले मैं आपके कन्वीनियंस के लिए एक बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करवा रहा हूँ. वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. उसके बाद फिर हम इसको करेंगे स्ट्रक्चर्स विद रिगार्ड्स टू प्रोटीन्स. तो इसको मैं रब कर रहा हूँ और इसको उम्मीद है कि अब आपने इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरह और मेरे बच्चों क्लियर भी कर लेना. मेन लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड का 2018 का लॉन्ग क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन. ठीक है. फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर इसको आपने क्लासिफाई करना स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर. अब मैं आपको इसके पॉइंट्स करवा रहा हूँ डिफरेंसेस की फॉर्म के अंदर, एक सीक्वेंस में करवा रहा हूँ. आपने क्या करना है कि उन पॉइंट्स को कंपेयर कर लेना है और फिर देख लेना इसको कि ये किस फॉर्म में और किस तरीके से एग्जिस्ट करता है. तो पहला तो बेटा ये है कि ये एग्जिस्ट करता है फाइब्रस प्रोटीन. डेफिनेटली यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, बट एग्जिस्ट किस तरह करता है? इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स. फिब्रिल्स क्या होते हैं? लॉन्ग फाइबर्स को फिब्रिल्स बोलते हैं. ठीक है. और अगर आप यही बात जो है वो एक कहो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर, तो यहाँ पे मल्टीपल फोल्डिंग है पॉलीपेप्टाइड की, मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, जिसकी वजह से ये देखने में या स्फेरिकल लगते हैं या एलिप्सॉइडल. ठीक है. ये या तो स्फेरिकल देखने में लगते हैं या एलिप्सॉइडल. शेप आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरह से होती है. ठीक है. और अगर आप फिब्रिल्स की शेप देखें
तो ये इस तरह से होगी, शॉर्ट फाइबर्स जो एक सीक्वेंस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, वो बेस्ट स्ट्रक्चर जिसके अंदर इनको एक्सप्लेन किया जाता है फिब्रस प्रोटीन्स को, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अभी आगे चल के पढ़ेंगे सेकेंडरी टर्शरी वगैरह, तो वहाँ पे इसको फिर अच्छे अंदाज में क्लियर करेंगे। और वो स्ट्रक्चर जिसमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स को एक्सप्लेन किया जाता है वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि ये जो फिब्रस प्रोटीन्स हैं इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस मीडियम में। ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। ठीक है, और अगर आप यही बात देखें दूसरी साइड पे, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क देख लें, फिब्रस इनसॉल्युबल है और जो ग्लोबुलर है वो सॉल्युबल है। अच्छा, तो अब अगले पे आ जाएं। ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, इसका मतलब ये क्रिस्टल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, और ये वाले जो हैं आपको ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्रिस्टल्स फॉर्म करवा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या होगा, ये इलास्टिक होते हैं नेचर में। ठीक है, इलास्टिक इन द नेचर, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेचेबल होते हैं, ये स्ट्रेच किए जा सकते हैं। बट ये जो नीचे वाले हैं आपके पास जो ग्लोबुलर प्रोटीन आप नीचे पढ़ रहे हो किताब में साथ साथ, वो नॉन इलास्टिक हैं, कैन नॉट बी स्ट्रेच टुगेदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटे, इसके अंदर ये कुछ मेन पॉइंट्स आपने देखे हैं। ये जो आपके पास हैं फिब्रस प्रोटीन, ये स्ट्रक्चरल एक इसका मेन रोल है प्ले करते हैं, और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं ये फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। तो ये इन दोनों के रोल्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। अब अगर आप देखें फिब्रस प्रोटीन्स में, तो उसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं इन एग्जांपल्स को अगली साइड पे लिख रहा हूँ सो दैट आप यहाँ से इसको गो थ्रू कर सकें। सबसे पहले फिब्रस की एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, फिर ग्लोबुलर की लिखूँगा। और एक एक करके इसको देख भी लीजिए, समझ भी लीजिए और क्लियर भी कर लीजिए। सबसे पहले फिब्रस प्रोटीन्स की कॉमन एग्जांपल है सिल्क फाइबर, रेशम जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, सिल्क फाइबर जो बेसिकली हम ऑब्टेन करते हैं किससे, सिल्क वर्म से, रेशम के कीड़ों से जो ऑब्टेन किया जाता है वो फिब्रस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ। ठीक है, और इसके अलावा स्पाइडर वेब भी लिखते हैं, जो मकड़ी का जाला होता है उसके साथ भी इसका लिंक मौजूद होता है। अच्छा, सेकंड हमारे पास है मायोसिन। मायोसिन आपको पता ही है मसल प्रोटीन है, मसल्स के अंदर बुनियादी तौर पे मौजूद होता है और इसी तरह यहाँ पे मौजूद रहता है। नेक्स्ट केराटिन। केराटिन का नाम सुना होगा मेरे बच्चों ने, ये हेयर्स में होता है एंड बड़े ही इंपॉर्टेंट है। हेयर्स में, नेल्स में, ये जो आपके नाखून है इसके अंदर मेन जो फिब्रस प्रोटीन मौजूद है वो केराटिन है। और लास्ट फिब्रस प्रोटीन्स की एग्जांपल है फाइब्रिन। अगेन ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ फिब्रिनोजन के नाम से, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ब्लड को क्लॉट करवा देता है। एज अ रिज़ल्ट खून जो है वो क्लॉटेड वे के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये आपके पास फिब्रस प्रोटीन्स की एग्जांपल्स हैं और उसकी कुछ नाम हैं। अब यही बात जब हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो एक एक करके वो भी करते हैं। एंजाइम्स, अपने बच्चों को मैं एंजाइम्स वाला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स और ये एज सच बॉडी के अंदर मल्टीपल फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स कभी भी सॉलिड मीडियम में एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं और एज सच इसी अंदाज में मौजूद रहते हैं। तो एक तो ये हो गया। सेकंड, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का दूसरा नाम बताया था आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स।
इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो होते हैं जो अगेंस्ट द इम्यूनोजेंस बनते हैं, जो बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन रखते हैं और इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 2 हो गए। थर्ड हमारे पास है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपके हॉर्मोन्स होते क्या हैं। पहले तो ये कुछ बच्चों को शायद ना आइडिया हो, मैट्रिक में वैसे है इसका टॉपिक हॉर्मोन्स का। तो हॉर्मोन्स आर स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर्स रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम वेयर they reach their target site and perform necessary functions। तो हार्मोन्स जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या तो हार्मोन स्टेरॉयड होते हैं या पेप्टाइड होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स वो होते हैं जो डेफिनेटली ग्लोबुलर प्रोटीन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और स्टेरॉयड हार्मोन्स वो होते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, यानी कि पिछले 1-2 दिनों में, जिसमें आपने पढ़ा था कि स्टेरॉयड हार्मोन्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। चौथा जो मेन टाइप है ग्लोबुलर प्रोटीन का वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों का मिक्सचर है, हीम का और ग्लोबिन का, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन है वो बना हुआ है 574 अमाइनो एसिड से, जो 4 पेप्टाइड चेन्स में अरेंज्ड है, 2 अल्फा चेन्स में और 2 बीटा चेन्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू दिस। एक बड़ा अच्छा एमसीक्यू इन दोनों के अंदर से जो इन पॉइंट्स के साथ यहाँ पे सम अप या टाई अप नहीं किया मैंने, वो सुन लें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन डिसऑर्गेनाइज विद चेंजेस इन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो वो कौन से प्रोटीन है जो डिसऑर्गेनाइज करते हैं चेंजेस के साथ फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में? तो आंसर इसका क्या होगा बेटे? ग्लोबुलर प्रोटीन्स, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ स्टेबल नहीं होते, फिर ये ब्रेकअप हो जाते हैं और टूटते चले जाते हैं। सही है। तो ये आपके पास है एक लॉन्ग क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। बोर्ड का 2018 का लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। इससे पहले आप एक दफ़ा इसके सारे पॉइंट्स को फिर गो थ्रू कर लीजिए सो दैट आपको ये बड़ा क्लियरली आता हो। अब हम आते हैं जी प्रोटीन्स के लास्ट टॉपिक की तरफ। द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सही है। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स का टॉपिक दिया हुआ है पेज 28 के ऊपर। इसमें सबसे पहले जो हमें चीज़ जाननी है, जिसके ऊपर आप सबका ये दारोमदार है इस लेक्चर का, वो है हमारे पास इसके कुछ MCQs, जिसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहला कुछ लाइंस में पढ़ के सुना रहा हूँ आपको किताब से, उनके ऊपर गौर कीजिए और MCQ को मार्क कीजिए। 28 के ऊपर है हम। ईच प्रोटीन हैज़ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स विच आर डिटरमिन्ड बाय नेचर एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड अपॉन द शेप विच द मॉलिक्यूल एज्यूम्स। तो सबसे पहले तो बेटे ये लाइनों में ना MCQs हैं। हर प्रोटीन में वर्ड यूज हुआ है स्पेसिफिक। ये इस वर्ड को सबसे पहले अलग कर लें कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन नंबर प्लस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। एक नंबर और स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के ऊपर डिपेंड करता है, और सेकेंडली डिपेंड करता है शेप के ऊपर, जो ये मॉलिक्यूल एज्यूम करता है जब वो प्रोटीन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बोर्ड का 2019 का पेपर ग्रुप 1 के अंदर ये सवाल था, एक्सप्लेन द या राइट अ नोट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो अब हम इनके जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली कि प्रोटीन बना किससे हुआ है या शुरू कहाँ से होता है, वो कहलाएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जो इसके जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसको एक एक करके टेकअप करते हैं और फिर उसको सीक्वेंस के अंदर देखते हैं कि वो किस अंदाज में अरेंज्ड है। सबसे पहला हमारे पास लेवल होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। वो देखें कोई भी बेटा स्ट्रक्चर हो, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, वो डिपेंड किस पे करेगा? नंबर और स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर पे, और जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा अमाइनो एसिड्स का उसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी मीन्स पहला, इंग्लिश का वर्ड है पहला स्ट्रक्चर। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स है वो एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब वो बेटे किस अंदाज में है और किस तरह हम उसको देखते हैं, उसके अंदर ना मुख्तलिफ लोगों की वर्किंग है। जैसे एक बंदा था, उसका नाम था F. सेंगर।
एफ सेंगर एक बायोकेमिस्ट था बेसिकली, और वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के ऊपर काम कर रहा था। 10 साल काम करने के बाद 10 ईयर्स, ये 10 ईयर्स MCQs के लिए रखें, उसने ये देखा कि इंसुलिन जो है वो एक डाइपेप्टाइड है। इसका मतलब इसमें 2 अमाइनो एसिड्स की चेन्स हैं, जो टोटल बनी हुई है 51 अमाइनो एसिड्स हैं। यहाँ पे आपकी नॉलेज बढ़ा दूँ, ये जो 51 अमाइनो एसिड्स हैं इंसुलिन के अंदर, ये 2 चेन्स में है। एक चेन है 30 अमाइनो एसिड्स की और दूसरी चेन है 21 अमाइनो एसिड्स की। तो दरमियान में मैंने एक बॉन्ड आपकी नॉलेज के लिए बनाया सब बच्चों की, ये वाला, ये आपके पास है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिस फॉर्म में ये बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, ये डाइसल्फाइड लिंकेज है जो इसको यहाँ पे अरेंजमेंट और अटैचमेंट को शो कर रहा है। अच्छा, ये तो बेटे एक काम हो गया कि ये आपके पास कॉमन एग्जांपल है प्राइमरी स्ट्रक्चर की, जिसमें आप इंसुलिन की एग्जांपल दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल के ऊपर कि एक और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इस तरह प्रोटीन्स के ऊपर काम कर रहे थे प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ही। उन्होंने हीमोग्लोबिन के ऊपर भी काम किया। ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। यहाँ पे हम ग्लोबिन ले रहे हैं। ग्लोबिन बना हुआ है किससे? 574 अमाइनो एसिड से। ठीक, इसमें 2 अल्फ़ा चेन है और 2 बीटा चेन है। 2 अल्फ़ा चेन है 2 × 141, बीटा चेन है 2 × 146, ये होगी 282, ये होगी 292। तो टोटल कितनी होगी? 574, जिसके अंदर ये इस तरह ही एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब ज़रा गौर करिए कि ये जो आपके पास चेन्स हैं ये अरेंजमेंट और अटैचमेंट को शो कर रही हैं। कुछ MCQs हैं यहाँ पे। देयर आर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? There are over 10,000 proteins in the human body which are composed of unique and specific arrangement of 20 types of amino acids. तो कितने हैं? ओवर 10,000 प्रोटीन्स हैं जो इंसानी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है अमाइनो, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स की सारी सीक्वेंस है, ये डिपेंड किस पे करती है? प्रोटीन्स इन द बॉडी, इसकी जो सीक्वेंस है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियोटाइड। इसके बेसिकली ये थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ये डिपेंड करती है जेनेटिक कोड पे, और जेनेटिक कोड बेटे किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूक्लियोटाइड पे। तो बहुत जल्द हम एक आधे लेक्चर के अंदर ही न्यूक्लिक एसिड्स शुरू करने वाले हैं। जब हम न्यूक्लिक एसिड्स शुरू करेंगे तो उसमें हम न्यूक्लियोटाइड को भी टेकअप करेंगे, और फिर वहाँ पे आपको ये मज़ीद बेहतर अंदाज में क्लियर अप हो जाएगा कि क्या है ये और किस अंदाज में अरेंज्ड है। कुछ एक और लाइनें यहाँ पे लिखी हुई है। अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स is highly specific for the proper functioning। अगर एक चेन के अंदर अमाइनो एसिड्स प्रॉपर अरेंज ना हो तो क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट MCQ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बीमारी कॉज हो जाती है पैदाइशी तौर पे, उस बीमारी का नाम है सिकल सेल अनीमिया। RBC की नॉर्मल शेप क्या है? बायकनकेव डिस्क शेप्ड। ठीक है, तो जब आप इसको देखते हो तो ये इस फॉर्म में यहाँ पे जब एग्जिस्ट करती है तो ये बायकनकेव डिस्क शेप या डिस्क फॉर्मेशन जो आपको नज़र आ रही है ये चेंज हो गई। एज अ रिज़ल्ट वो सिकल शेप्ड वे में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, जब ये सिकल शेप बनता है तो क्या होगा? शेप ही आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे 95% हीमोग्लोबिन है और यहाँ पे जगह ही ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल के अंदर हीमोग्लोबिन एकोमोडेट नहीं हो सकेगा और उस बच्चे में पैदाइशी तौर पे हीमोग्लोबिन का इशू आएगा। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट, उस इशू की वजह से क्या होगा कि उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इफेक्ट होगी। तो ये आपके पास सिकल सेल एनीमिया, ये आपके पास सेल है RBC जो पहले बायकनकेव था और चेंज हो गया। ये चूँकि पैदाइशी तौर पे बीमारी है तो अब जानने और समझने की ज़रूरत है कि बच्चे को इशू क्या है इससे, मतलब बच्चे जो पैदाइशी तौर पे मसला हुआ उसके पीछे रोल या वैल्यू क्या है। तो इसके पीछे है जी बीटा चेन। बीटा चेन में 6th पोजीशन पे लगना था ग्लूटामिक एसिड और इसकी जगह लग गया है वैलीन, यानी कि पैदाइशी तौर पे अमाइनो एसिड ही चेंज हो गया। अब अगर अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन लग जाएगा,
तो फिर क्या होगा कि जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स की वो डिस्टर्ब हो जाएगी डेफिनेटली। उसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से जो आपका हीमोग्लोबिन है वो एकोमोडेट नहीं होगा और इवन उस बच्चे की डेथ भी हो सकती है, वो मर भी सकता है। ठीक हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो मेन बॉन्ड इन्वॉल्व है जिसकी वजह से सारी अटैचमेंट ये हो रही है और जिस फॉर्म में ये आपको नज़र आ रहा है ये आपके सामने है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो मेन बॉन्ड इन्वॉल्व है डेफिनेटली वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा जो इन अमाइनो एसिड्स को अटैचमेंट करवाएगा। इसमें आपने 2 एग्जांपल्स देनी है, एक इंसुलिन की दीजिएगा इस अंदाज में, फिर हीमोग्लोबिन की दीजिएगा और फिर सिकल सेल एनीमिया का बताइएगा जो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये आपके पास हो गया विद रिगार्ड्स टू दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था वो था सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो अब उसको टेकअप करते हैं। तो प्रोटीन्स सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर वाइज ही नहीं बेटे अरेंज होते, प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाइज भी अरेंज हुए होते हैं। अब वो कैसे अरेंज होते हैं उनको देखते हैं। तो वो ये कह रहा है पहली लाइन में देखें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर सब की किताबें उनके सामने होंगी या नोट्स अपने सामने रखें और ज़रूर इसको कंसल्ट करें। कह रहा है कि प्रोटीन्स यूजली या पॉलीपेप्टाइड चेन्स यूजली डू नॉट लाई फ्लैट, ये क्वाइल अप हो जाती हैं इनटू अ रेगुलर कन्फिगरेशन, क्वाइल इनटू अ रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, जब ये क्वाइल अप हो जाती हैं रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर तो डेफिनेटली यहाँ पे बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी ना, और क्वाइल होना या हिलिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करना, ये दोनों केसेस के अंदर बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे। अब वो बॉन्ड्स कौन से हैं जो यहाँ पे मेन एग्जिस्ट करते हैं और इसको किस तरह आप इसको क्लासीफाई करोगे। देखें पहला बॉन्ड तो हमेशा याद रखिए कौन सा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। ये बोर्ड का भी एमसीक्यू, ये एमकेट का भी एमसीक्यू। और दूसरा यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो 2 बॉन्ड्स हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे आप पहले के ऊपर आ जाएं, वो कौन सा है, अल्फा हीलिक्स। अल्फा हीलिक्स जो आपके सामने है ये स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। और इस अल्फा हीलिक्स में हर टर्न ऑफ द हीलिक्स पे, ईच टर्न पे 3.6 अमाइनो एसिड्स हर टर्न के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। सही है। और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है ये बेसिकली बन रहा है किसकी वजह से, अगेन उसी की वजह से जो भी मैंने ऊपर बताया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। जैसे ये देखें ना इधर, ये आपके पास ऐसी चेन है, तो हर जैसे मैंने एक डीएनए का आप समझ लो या हेलिक्स बना दिया, हर टर्न के ऊपर 3.6 अमाइनो एसिड्स हैं। तो अगर 3 टर्न होंगे तो कितने होंगे, 10.8। इस तरह के एमसीक्यूज भी आपको बोर्ड में या उससे आगे चल के एनडी टेस्ट के अंदर आ सकते हैं। तो मेरे बच्चों इसको भी गो थ्रू करना है आपने। और हेलिकल स्ट्रक्चर इज केप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ ये बोर्ड का कॉमन एमसीक्यू, द आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर आपके पास है इसके बाद बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट, ये जो बीटा प्लीटेड शीट है ये क्या है, बीटा प्लीटेड शीट इज formed by folding back of polypeptide, बड़े important words, folding back of polypeptide। ये अब कैसे होगा, folding back ऐसे तह दर तह कागज़ को लगाते जाएं तो वो फोल्डिंग बैक होगा। जो स्ट्रक्चर उसमें बनेगा उसका नाम भी याद रखिए, जो है वो आपके पास है बीटा प्लेटेड शीट। और वो बनता, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड स्ट्रक्चर जो यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं भी होता बट शॉर्ट और एमसीक्यूज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर, ये जो बेटे टर्शरी स्ट्रक्चर है जिस वे में ये एग्जिस्ट करता है और जिस तरह ये मौजूद होता है, इसमें आपको इसके बॉन्ड सबसे पहले देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे 3 तरह के बॉन्ड हैं जो इसको मेंटेन करते हैं। सबसे पहले तो वो कर लें, आयनिक, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड। ये 3 तरह के बॉन्ड्स हैं जो टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्लियर करिए। अच्छा,
अब यूजुअली अ पॉलीपेप्टाइड चेंज एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर शेप। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्शरी स्ट्रक्चर में यूजुअली जो शेप बन जाती है वो ग्लोबुलर है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ के इसलिए सुनाए कि लाइंस कुछ डिफ़िकल्ट लिखी हुई हैं, मेरे बच्चों के लिए आसानी हो जाए। वो बॉन्ड्स याद कीजिएगा, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड। इसके अलावा आपको पता ही है पेप्टाइड बॉन्ड तो लाजमी मौजूद होगा ना, उसके बगैर तो हो नहीं सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड लिंक भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसमें ये क्या है कि इन एक्वस एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन। एक्वस एनवायरनमेंट में मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है टर्शरी। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर द MCQs। एक्वस एनवायरनमेंट मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन इज़ टर्शरी। जिसमें ये इसी फॉर्म में मौजूद होता है और इसी अंदाज में एग्जिस्ट करता है, और इसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स इनसाइड होते हैं और जो हाइड्रोफिलिक हैं वो आउटसाइड होते हैं। हाइड्रोफिलिक वाटर लवर, हाइड्रोफोबिक वाटर हेटर, दोनों को इन्हीं अंदाज में मेरे बच्चों अपने जहन में रखिएगा और इसी अंदाज में इसको प्रिपेयर कीजिएगा। अच्छा, ये हो गया आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर इज़ मेंटेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इसके अलावा इसकी शेप क्या होती है, ग्लोबुलर होती है। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछ ले कि टर्शरी स्ट्रक्चर से किसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स को। और अभी आपने सब ने पढ़ा है कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स की एग्जाम्पल्स क्या हैं। इनकी एग्जाम्पल्स हैं एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन। ये सब इनकी एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है वो कौन सा है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो इस क्वाटरनरी का मतलब ये होता है चार कोनों वाला। ऐसा स्ट्रक्चर जो 4 एज्ड हो या 4 कोनों वाला हो, उसमें आप मल्टीपल टर्शरी चेन्स को जब पाइल अप कर जाते हो तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देता है। तो इसमें कौन सी ऐसी बॉन्ड्स हैं जो इसको जोड़ते हैं, एक हाइड्रोफोबिक, एक आयनिक, एक डाइसल्फाइड, बल्कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो और आपकी किताब के मुताबिक ये 3 है। इसके अलावा चौथा बॉन्ड हमेशा याद रखिएगा, वो है पेप्टाइड बॉन्ड, जो इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता है। और अगर आप देखें तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में अगेन एग्जाम्पल किसकी दी हुई है, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन टर्शरी की भी एग्जाम्पल है और क्वाटरनरी की भी एग्जाम्पल है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जिसमें सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं और एज सच इसी अंदाज में मौजूद होते हैं। अगर शेप देखें तो ये ग्लोबुलर चूँकि बनेगा तो वो एक ग्लोब्यूल शेप्ड होगा। अच्छा, अब मैं आप जरा आपकी सहूलत के लिए एक दफ़ा सारे को रिकैप कर दूं, उसके बाद बस इसको क्लोज़ करते हैं। ये प्रोटीन्स का मुकम्मल आपका टॉपिक था। अब इसमें सबसे पहले तो गौर करें कि आपने पढ़ा क्या कुछ है ओवर द 2-3 लेक्चर्स जो आपने इसमें पढ़े। सबसे पहला आपने पढ़ा कि प्रोटीन्स होते क्या हैं। प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सेल के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं। फिर मेरे बच्चों आपने क्या पढ़ा, फिर आपने ये पढ़ा कि प्रोटीन्स आपकी बॉडी में बने होते हैं अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड्स में 4 एलिमेंट्स बुनियादी होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन चारों के बगैर अमाइनो एसिड्स मुकम्मल नहीं हो सकते। फिर आपने इसके बाद क्या पढ़ा कि जब ये अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं आपस में तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर रिकॉल करें, अगर कोई पूछ ले MCQs में कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, तो ये ऐसा बनाना है। ये अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड हो NH। इस अरेंजमेंट के बगैर आप इसको क्लियर अप नहीं कर सकेंगे, इसको नहीं जान सकेंगे। फिर आपने नेक्स्ट क्या आपने इसमें पढ़ा, क्लासिफाई द प्रोटीन्स। तो फिर आपने इसमें क्या पढ़ा कि प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। मैंने आपको बताया बोर्ड में 2018 में और उससे पहले भी कई दफ़ा ये बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो फिब्रिल से बने हुए हैं। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस मीडियम में, ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, इलास्टिक होते हैं नेचर के अंदर, ये स्ट्रक्चरल रोल्स प्ले करते हैं सेल के अंदर।
और एग्जांपल भी मैंने आपको इसकी बताई और बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं। सिल्क फाइबर जो सिल्क वर्म से या स्पाइडर वेब से ऑब्टेन करते हैं, इसके अलावा मैंने मायोसिन का आपको बताया, फिर कैरेटिन का बताया, फिर फिब्रिन का बताया। देखिए 2 वर्ड है, या फिब्रिन है या फिब्रिनोजिन है। फिब्रिनोजिन क्या होता है, ऐसा जो बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म होती है, और फिब्रिन क्या होता है, वो जो एक्टिव फॉर्म है। चैप्टर 3 के मेरे लेक्चर्स को रिकॉल करें, उसमें आपको ये आइडिया बहुत क्लियरली मिल जाएगा। देन ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल होते हैं शेप में, और इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सॉल्युबल भी होते हैं और एज सच इसी फॉर्म में मौजूद रहते हैं। ये क्रिस्टलाइज भी कर लेते हैं, और इसकी कॉमन एग्जांपल हैं 4 एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, देन आपके पास एंटीबॉडीज़ हैं और हीमोग्लोबिन है जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास नेक्स्ट है विद रिगार्ड्स टू दिस द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। बोर्ड का लास्ट ईयर का जो टॉपिक है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें 4 स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे दिए हुए। लास्ट ईयर 2 पूछे गए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी थोड़ा सा रिकैप कर दूं, प्राइमरी बना हुआ है स्ट्रेट चेन से बेसिकली, जो एक स्ट्रेट फॉर्म में मौजूद होता है। डिपेंड किस पे करता है, नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के ऊपर, जो एक पेप्टाइड चेन बना रहे होते हैं। इसमें फिर आप 2 एग्जांपल्स लिखोगे। एक आप दोगे इंसुलिन की एग्जांपल, इंसुलिन में आप बताओगे इसमें कितने होते हैं अमाइनो एसिड्स, 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 30 और 21 की चेन्स में होते हैं, और उस तरह रेंज होते हैं। फिर आप बताओगे हीमोग्लोबिन की एग्जांपल, हीमोग्लोबिन में कितने होते हैं आपके पास है, उसकी एग्जांपल 574 अमाइनो एसिड्स हैं ग्लोबिन में, फिर वो 2 अल्फ़ा चेन्स में, 2 बीटा चेन्स में, 141 और 146। तो मेरे बच्चों इस तरह इसको तैयार करोगे। फिर आप आओगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर। ये कॉइलिंग कर लेता है रेगुलर अरेंजमेंट से और हीलिक्स की फॉर्म में बना लेता है। 2 बॉन्ड इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा डेफिनेटली, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसका कॉमन एग्जांपल है अल्फ़ा हीलिक्स। हर टर्न 3.6 अमाइनो एसिड्स का मिक्सचर है, और ये बीटा प्लेटेड शीट भी यहाँ पे बनाते हैं जो फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड की वजह से बनती है। देन आप पहुँचेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर के ऊपर। इसमें बॉन्ड्स पहले तो क्लियर करें, आयनिक हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, और यहाँ पे एक्वस इन्वायरमेंट में मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन जो होती है वो टर्शरी होती है। देन आप आ जाएँ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के ऊपर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड्स हैं, जो इंटरेक्शन है, वो हाइड्रोफोबिक भी है, आयनिक भी है, हाइड्रोजन भी है, और इसके अलावा डेफिनेटली पेप्टाइड बॉन्ड तो मौजूद है। और इसके अंदर जो कॉमन एग्जांपल है क्वाटरनरी की, वो आप लोग लोगे हीमोग्लोबिन। तो ये था बेटे आज का ये लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमने प्रोटीन्स का सारा पोर्शन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा पोर्शन रह गया चैप्टर 2 का, वो है न्यूक्लिक एसिड्स। तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे। यूनिक नोट्स को साथ साथ कंसल्ट करें, उसके अंदर से MCQs जो एडअप किए गए हैं हर चैप्टर के अंदर और हर टॉपिक के अंदर, उनको ज़रूर पढ़िए। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है अपने रेलिवेंट कैंपसेस से कंसल्ट कीजिए और अपने टीचर्स से डिस्कस कीजिए इसको। रियली होप सो दैट दीज लेक्चर्स आर गोइंग इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन इनके लिए थोड़ा सा सीरियस होकर बैठना और लेक्चर को प्रॉपर्ली नोट करना बहुत ज़रूरी है। विश यू ऑल गुड लक फॉर द स्टडीज़ एंड रियली होप सो दैट द सिचुएशन ऑफ द COVID-19 improves in Pakistan and we are back to the normal class routine. So till then, Allah Hafiz.